नमस्कार, स्वागत है आपका पी न्यूज पर। मैं आपके साथ रवि राजपूत। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए मैं आपके साथ हाजिर हूं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एनसीपी में दो फाड़ के बाद कांग्रेस नेता विपक्ष के पद पर अपना दावा ठोक दिए हैं। वहीं पार्टी ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए मंगलवार को बैठक भी बुलाई। बता दें कि महाराष्ट्र में हाल तक अजीत पवार नेता विपक्ष का पद संभालते रहे हैं, लेकिन अजीत पवार के सरकार में शामिल होने के बाद नेता विपक्ष का पद खाली है। साथ ही एनसीपी में टूट के बाद अब कांग्रेस राज्य की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बन गई है, जिसके बाद कांग्रेस ने अपने नेता को इस पद पर बिठाने की तैयारी शुरू कर दी है। महाराष्ट्र कांग्रेस ने मंगलवार को बैठक बुलाई है। इस बैठक में नेता विपक्ष के नेता के नाम पर विचार विमर्श हो सकता है। इस बैठक में कांग्रेस सचिव HK पाटिल भी मौजूद रहेंगे। वहीं गौरतलब है कि एनसीपी ने अजीत पवार के शिवसेना भाजपा सरकार में शामिल होने के बाद जितेंद्र आव्हाड को भी नेता विपक्ष नियुक्त किया है। हालांकि शरद पवार ने सोमवार को कहा कि नेता विपक्ष पद पर कांग्रेस का दावा सही है। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता बाला साहेब थोराट ने कहा कि एनसीपी अब सिर्फ अपनी पार्टी के नेता विपक्ष को नियुक्त कर सकती है। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि शरद पवार के बाद कितने विधायक हैं, साथ कितने विधायक हैं, ये तय होने के बाद नेता विपक्ष का चुनाव कर लिया जाएगा। बता दें कि नंबरों के मामलों में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी को नेता विपक्ष का पद मिलता है। एनसीपी के 53 विधायक हैं, वहीं कांग्रेस के 45 विधायक हैं। अजीत पवार की बगावत के बाद एनसीपी में अब विधायकों की संख्या घटकर 44 रह गई है। इनमें से भी कई अजीत पवार के साथ जाने की चर्चा है। ऐसे में कांग्रेस महाराष्ट्र की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बन गई है, जिसके बाद पार्टी ने नेता विपक्ष पद पर अपने नेता को नियुक्त करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ नाबालिग पहलवान के बयानों पर दर्ज केस को क्लोजर रिपोर्ट पर आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। दरअसल नाबालिग पहलवान के केस में दिल्ली पुलिस ने कैंसलेशन रिपोर्ट में कहा था कि जांच में यौन शोषण के कोई सबूत नहीं मिले हैं, इसलिए इस केस को बंद कर रहे हैं। इसके अलावा नाबालिग पहलवान ने कोर्ट में भी अपने बयानों को बदलते हुए कहा था कि मामला यौन शोषण का नहीं, भेदभाव का है। उसमें झूठी शिकायतें दी गई थी। आज कोर्ट में यही सुनवाई होगी कि क्या अब यह केस चलना है या नहीं। दिल्ली पुलिस की प्रवक्ता सुमन नलवा भी बता चुकी हैं कि पॉक्सो मामले में हमने शिकायतकर्ता यानी पीड़ित के पिता और स्वयं पीड़िता के बयानों के आधार पर मामले को रद्द करने के लिए कोर्ट में अपील की है। नाबालिग पहलवान ने ब्रजभूषण पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे, लेकिन बाद में बयान बदल दिए गए। नाबालिग पहलवानों ने कहा है कि उसका यौन शोषण नहीं हुआ। ब्रजभूषण ने कुश्ती ट्रायल में भेदभाव किया था। नाबालिग पहलवान के 2 बार कोर्ट में बयान दर्ज किए गए हैं। आज कोर्ट तय करेगा कि ब्रजभूषण के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में केस चलेगा या नहीं। पुलिस ने 550 पन्नों की यह रिपोर्ट दाखिल की है। वहीं भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ऑफिसर्स की ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में लाए गए अध्यादेश की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर आज सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल को नोटिस जारी किया है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने दिल्ली बिजली नियामक आयोग DERC के चेयरमैन के तौर पर रिटायर्ड जस्टिस उमेश कुमार के शपथ ग्रहण पर भी 11 जुलाई तक के लिए रोक लगा दी गई है। गौरतलब है कि अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। दिल्ली सरकार ने कहा था कि केंद्र सरकार का अध्यादेश असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने दायर याचिका में आप सरकार ने केंद्र सरकार के अध्यादेश पर तुरंत रोक लगाने की मांग की थी।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां तेल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 7 रुपए का इजाफा कर दिया है। दिल्ली में इसका रिटेल प्राइस 1773 रुपए से बढ़कर अब 1780 रुपए हो गया है। वहीं घरेलू एलपीजी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। गौरतलब है कि लगातार 3 बार दाम में कटौती के बाद कॉमर्शियल एलपीजी की कीमत बढ़ाई गई है। अप्रैल, मई और जून में इसके दाम घटाए गए थे। हालांकि मार्च में कॉमर्शियल एलपीजी की कीमत में बहुत तेज उछाल देखने को मिला था। 1 जून 2023 को तेल मार्केटिंग कंपनियों ने कॉमर्शियल एलपीजी की कीमतों में 83 रुपए की कटौती की थी। इसके बाद दिल्ली में इसकी कीमत 1773 रुपए हो गई थी। मई में कॉमर्शियल एलपीजी की कीमतों में 171 लगभग 172 रुपए की कटौती की गई थी। इसके बाद दिल्ली में 19 किलोग्राम वाला सिलेंडर 1856 रुपए में हो गया था। अप्रैल में भी एलपीजी की कीमतों में 92 रुपए की कटौती की गई थी। वहीं मार्च में कॉमर्शियल एलपीजी के दाम में करीब 350 रुपए बढ़ा दिए गए थे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पिछले 2 दिनों से महाराष्ट्र की सियासत में जमकर गर्माहट देखी जा रही है। जहां पहले एनसीपी के कुछ नेता बागी होकर एनडीए का दामन थाम लिए, तो वहीं दूसरी ओर शरद पवार के एक्शन में आने के बाद कुछ ने वापस पार्टी की ओर रुख किया है। ऐसे में अब खबर आ रही है कि एनसीपी से बागी हुए शरद पवार के भतीजे अजीत पवार नए एनसीपी पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करने वाले हैं। मिली जानकारी के मुताबिक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के अजीत पवार गुट का अपना नया कार्यालय राष्ट्रवादी भवन राज्य सचिवालय के पास होगा, जहां अजीत पवार और उनके समर्थक विधायक जल्द ही नए राष्ट्रवादी भवन का उद्घाटन करेंगे। फिलहाल बता दें कि जो खबर आ रही है, उन्होंने इस भवन का उद्घाटन भी कर दिया है। वर्तमान में एनसीपी का कार्यालय बैलाड स्टेट में स्थित है। यहां आपको भी बता दें कि शरद पवार से बगावत के बाद अजीत पवार 2 जुलाई को राजभवन पहुंचे थे, जहां सीएम एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां 3 साल 11 महीने बाद जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा छीने जाने के बाद उसे चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आखिरकार 11 जुलाई से सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। बता दें कि आर्टिकल 370 को रद्द करने के केंद्र के फैसले की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में 23 से अधिक याचिकाएं दायर की गई हैं, जहां मामला करीब 4 वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। ऐसे सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की शीघ्र सुनवाई के लिए कई बार उल्लेख किया गया है, जहां इन याचिकाकर्ताओं ने दलील दी है कि 5 अगस्त को राज्य का दर्जा खत्म करने और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित क्षेत्रों में बांटने का आदेश मनमाना है। जबकि एक याचिका में कहा गया है कि अनुच्छेद 370 का असली मकसद जम्मू कश्मीर के संविधान को खत्म किए बिना वहां की आवश्यकताओं को आधार पर राज्य में संवैधानिक प्रावधान को व्यवस्थित तरीके से लागू करने की सुविधा देना था। बता दें कि केंद्र ने 5 अगस्त 2019 को नया आदेश संविधान के अनुच्छेद 370 डी के तहत मिली पावर का प्रयोग करते हुए पारित किया, जिसके जरिए 1954 के राष्ट्रपति के उस आदेश को हटा दिया गया जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 पर 11 जुलाई को संभावित सुनवाई को लेकर जम्मू कश्मीर में राजनेताओं ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि उम्मीद है कि सुनवाई की सही दिशा में आगे बढ़ेगी और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया है कि गैर कानूनी तौर पर अनुच्छेद 370 हटाए जाने के खिलाफ 2019 से दायर याचिकाओं की सुनवाई किए जाने के फैसले के लिए उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का
स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए न्याय बराबर रहेगा और उनके साथ न्याय किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां उद्योगपति अनिल अंबानी की पत्नी टीना अंबानी आज मुंबई में प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय में पेश हुई हैं। कल आपको बता दें कि फेमा मामलों में अनिल अंबानी का बयान दर्ज किया गया था। रिलायंस एडीए समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी विदेश मुद्रा कानून के कथित उल्लंघन से जुड़ी जांच के सिलसिले में सोमवार को यहां प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के समक्ष पेश हुए थे। अधिकारियों ने बताया कि विदेश मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी कि फेमा की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज मामले में बयान दर्ज कराने के लिए अंबानी 64 बालाड स्टेट इलाके में संघीय एजेंसी के कार्यालय में पेश हुए। वहीं अनिल अंबानी यस बैंक के प्रमोटर राणा कपूर और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इससे पहले 2020 में भी ईडी के सामने पेश हुए थे। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए पी न्यूज। नमस्कार।